नमस्कार बंधुओं, एक बार फिर से आपका CPS पार्टी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। पिछले एक वीडियो में हमने शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। प्रथम कोटि अभिक्रिया से समाकलित वेग समीकरण ज्ञात करने के लिए पहले एक मानते हैं अभिक्रिया जिसमें R क्या है, रिएक्टेंट अभिकारक है, जो कि प्रोडक्ट में बदलता है उत्पाद है। तो इसका वेग क्या है, वेग इक्वल टू माइनस dr/dt इक्वल टू k r⁴n, जहां n क्या है, अभिक्रिया की कोटि। n क्या है, अभिक्रिया की कोटि। तो हम अब कौन सी अभिक्रिया की बात कर रहे हैं, प्रथम कोटि अभिक्रिया की बात कर रहे हैं। तो n बराबर क्या रखेंगे हम, n बराबर 1 रखेंगे। तो n बराबर 1 रखने का n बराबर 1 रखते हैं तो क्या आता है, माइनस dr/dt इक्वल टू k r, और r की पावर 1 का मतलब क्या आ जाएगा, केवल r आ जाएगा। n का बराबर 1 रखने पे क्या आ जाएगा, k r। अब हम इसको r को नीचे ले जाते हैं, dt को इधर ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी r है और नीचे भी r ले जाते हैं। तो कर देते हैं dr/r, माइनस का चिन्ह इधर ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस इधर आ जाएगा k dt। ठीक है, माइनस का चिन्ह इधर ट्रांसफर कैसे हुआ, दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करने पर तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इधर माइनस गुणा करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो यह क्या आ जाएगा, dr/r। तो अब क्या करेंगे, इसका समाकलन करना। तो इस समीकरण का समाकलन कर लेते हैं। तो समाकलन करेंगे तो समाकलन करके dr/dt dr/r इक्वल टू माइनस k। अब इसमें लिमिट कौन सी लगाएंगे, जो पिछले वीडियो में लगाई थी वो लिमिट देख लेते हैं एक बार फिर से। मान लेते t बराबर 0 के लिए r नोट है, r की वैल्यू क्या आ जाएगी, r नोट, और t बराबर t के लिए r की वैल्यू क्या आ जाएगी, r। मतलब t बराबर 0 पर कोई अभिकारक की सांद्रता r नोट थी, जो कि t समय पर क्या हो गई, rt हो गई। तो पहले हम नीचे लिखते हैं लोअर लिमिट, ऊपर लिखते हैं अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट लगा देते हैं, r के लिए क्या हो जाएगा, r नोट से rt तक चला जाएगा, d r/r इक्वल टू माइनस k, लिमिट हो जाएगा 0 से t dt। अब समाकलन करते हैं। तो समाकलन के लिए देखते हैं यहाँ पर मैं अभिक्रिया की कोटि। तो समाकलन के लिए देखते हैं dr/r। तो एक मान लेते हैं जैसे कि dx/x का समाकलन क्या होता है, ln x होता है dx/x का समाकलन। ln x का मतलब ln कब आता है, जब log की बेस क्या हो, e, और अगर log कब लेंगे, log x कब लेंगे, जब log का बेस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो log x लेंगे। तो हम अभी कौन सा ले रहे हैं, ln x। तो क्या इससे और इसमें कोई समानता दिख रही है, d की जगह d है, x की जगह r है, x की जगह r है। तो ऐसे इस तरीके से समाकलन क्या करने से क्या हो जाएगा, ln r, लिमिट क्या हो जाएगी, r नोट से rt इक्वल टू माइनस k का माइनस k, और कल हमने बात की थी dt का समाकलन होता है t। तो k t में क्या आ जाएगा, लिमिट 0 से t तक। आगे लिखते हैं तो ln अपर लिमिट क्या है, rt माइनस ln लोअर लिमिट r नोट इक्वल टू माइनस k, पहले t की जगह क्या लिख देंगे, t फिर 0,
तो क्या आ जाएगा ln RT माइनस ln R नोट इक्वल टू माइनस KT और 0 से गुणा करने पर 0। अब देखो ln को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा ln RT बराबर माइनस KT प्लस ln R नोट। ये क्या हो गई प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। ये अभिक्रिया हमारे जब प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल ज्ञात करेंगे तब भी इस अभिक्रिया को काम में लेंगे। तो एक बार वापस से रिवाइज कर देता हूँ, फिर उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लेना। तो पहले हमने क्या लिया था, माना एक अभिक्रिया मानी और अभिक्रिया का वेग का सूत्र लिखा माइनस dr/dt * kT r⁴ जहाँ n एक लिखा क्योंकि ये प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए हमने समाकलित वेग समीकरण देखा। तो dr/dt बराबर k r की n की पावर 1 लिखने पर क्या आ गया r आ गया। तो dr/r का ट्रांसफर इधर कर देते हैं और dt का इधर ट्रांसफर करने से क्या आ जाएगा dr/r इक्वल टू माइनस k dt। तो दोनों पदों का समाकलन करेंगे तो dr/r और माइनस k dt आ जाएगा। लिमिट हम लिखेंगे r नोट से rt और समय के लिए 0 से t के लिए लिमिट लिखेंगे। तो जो कि पिछले वीडियो में ही मैंने शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए बताया था। तो समाकलन करने पर अगर log का बेस e रखेंगे तो उसके लिए ln आएगा और अगर log का बेस n रखेंगे तो उसके लिए log x आएगा। आगे भी जब हम प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए या शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल निकालेंगे तब ये काम में आएगा। फिर ln RT माइनस ln R नोट इक्वल टू माइनस k t लिखेंगे। तो इसका ln R नोट का इधर ट्रांसफर करने से ln RT इक्वल टू माइनस KT प्लस ln R नोट बन जाएगा। जो कि देखो ये तो आगे प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। कल हमने निकाली थी शून्य कोटि की, कैसी थी, शून्य कोटि की सेम ही थी बट ln नहीं था। ये समीकरण थी शून्य कोटि अभिक्रिया के समाकलित वेग समीकरण। ये अभी दोनों समीकरण हमारे जब हम अर्धायु काल पढ़ेंगे तब काम आएगी। अब इसी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये है समीकरण प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। अब इसके लिए हम एक ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ देखने के लिए कल भी हमने एक सरल रेखा के समीकरण थी, क्या थी, y बराबर mx प्लस c। इससे तुलना करेंगे तो ग्राफ बनाएंगे क्या, ये हो जाएगा y की जगह क्या आ गया ln RT, तो यहाँ लिख देता हूँ ln RT। x की जगह क्या आ गया t, तो यहाँ लिख देता हूँ t। और c की जगह क्या आ गया ln R नोट, जहां से ये ग्राफ शुरू होता है ln R नोट। और k क्या है, m परवलता ढाल पॉजिटिव होगी तो ग्राफ ऊपर जाएगा, नेगेटिव होगी तो ग्राफ नीचे जाएगा। यहाँ पर k की वैल्यू क्या है माइनस है, नेगेटिव है तो ग्राफ किस तरफ जाएगा, नीचे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे परवलता क्या होगी माइनस के। तो इस ग्राफ को भी साथ में नोट कर लीजिए। अब आगे बात करते हैं अभिक्रिया के अर्धायु काल। अभिक्रिया का अर्धायु काल से मतलब क्या है कि किसी अभिक्रिया में अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता को आधा होने में लगा सके, कि मतलब जब हम अभिक्रिया शुरू करते हैं तो उस समय अभिकारक की सांद्रता को आधा होने में लगा जो समय लगता है उस अभिक्रिया का अर्धायु काल कहलाता है। जैसे कि मान लो अगर एक अभिक्रिया को पूरा होने में 10 मिनट लगता है तो 5 मिनट उसका अर्धायु काल नहीं होगा। अर्धायु काल जब भी होगा जब उसकी सांद्रता 5 मिनट में अगर आधी होती है तो उसका अर्धायु काल 5 मिनट होगा। अगर सांद्रता 5 मिनट में आधी नहीं होती है तो अर्धायु काल उसका नहीं कहलाएगा, क्योंकि कुछ अभिक्रिया होती है जो शुरू में देर होती है, शुरू में तेज चलती है। तो हम अर्धायु काल उसी को मानेंगे जब उसकी सांद्रता आधी हो जाती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे
आर टी इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नोट, जो कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण है। तो अब इस अभिक्रिया में, शून्य कोटि अभिक्रिया में देखो क्या करेंगे हम, अर्धआयुकाल निकालने के लिए भी मान लेते हैं पहले t बराबर 0, अभिक्रिया शुरू हो रही है तो उसके बाद में अभिक्रिया t हाफ तक उसकी सांद्रता क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। और उससे पहले अभिक्रिया में क्या होता है, सांद्रता क्या है, r नोट है, जो कि rt समय पर, t बराबर 0 समय पर सांद्रता r नोट है, जो कि rt पर उसकी सांद्रता क्या हो जाएगी, r नोट बाय, क्योंकि हम अर्धआयुकाल याद कर रहे हैं तो t बराबर 0 पर किसी अभिक्रिया की सांद्रता r नोट मान लेते हैं, जो कि t बराबर आधा, मतलब कि आधी सांद्रता होने में लगा समय अर्धआयुकाल कहलाता है। तो आधी सांद्रता तक कब होगी, तो r नोट बाई 2, आधी सांद्रता होने में लगा समय क्या हो जाएगा, t अपॉन हाफ। तो इसका मान इस अभिक्रिया में रखने पर, तो rt की जगह क्या लिख देता हूं मैं, r नोट बाई 2 इक्वल टू माइनस के टी की जगह टी हाफ क्या हो जाएगा, अर्धआयुकाल प्लस आर नोट की जगह आर नोट, ये इसकी सांद्रता होती है, सांद्रता चिन्ह लगा देता। अब या तो इसका इधर पक्षांतरण कर दो या इसका इधर पक्षांतरण कर लो, तो मैं इसको इधर पक्षांतरण करता हूं तो आ जाएगा के टी हाफ, ये माइनस का इधर जाने प्लस हो जाएगा, और इधर आर नोट माइनस इधर आने पर क्या हो जाएगा, आर नोट बाई 2। इसको आगे सरल करते हैं तो टी हाफ आगे रखते हैं, के को इधर भाग में ला देते हैं तो 1 अपॉन के हो जाएगा, और इसको सरल करने पे क्या आ जाएगा, आर नोट में से आर नोट बाई 2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आर नोट बाई 2, ये इसकी सांद्रता है। तो टी हाफ क्या हो जाएगा, आर नोट बाई 2, जहाँ आर नोट क्या है, अभिक्रिया की सांद्रता, गुना 1 अपॉन के यहाँ लिख दो, या 1 अपॉन के पहले भी लिख सकते हैं, या अपॉन में 2 के भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। तो ये क्या रहेगा, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धआयुकाल, तो 1 अपॉन के। अब इसमें एक महत्वपूर्ण चीज है कि शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धआयुकाल अभिक्रिया की सांद्रता पर डिपेंड करता है, ये आर नोट क्या है, अभिक्रिया की सांद्रता। तो अब बात करते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। अर्धआयुकाल, प्रथम कोटि अभिक्रिया की समीकरण क्या है, ln RT इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln R नोट। तो यहाँ पे भी मान लेते हैं t बराबर 0 पर R नोट इक्वल टू क्या हो जाएगा, R नोट है, जो कि t बराबर t समय में t हाफ में क्या हो जाएगा, RT क्या हो जाएगा, R नोट बाई, वही बात है जो हमने यहाँ पे किया था वही सेम है। तो अब इसमें देखो एक चीज है, मैं इसको इधर पक्षांतरण करता हूँ और इसको इधर पक्षांतरण करता हूँ तो क्या आ जाएगा, के टी इक्वल टू ln R नोट माइनस ln R। अब लोग के लिए क्या होता है कि ln x माइनस ln y होता है, तो हम उसको सोल्व करते हैं तो हो जाता है ln x अपॉन y। अगर इन दोनों के बीच में अलग अलग ln x और ln y है और बीच में माइनस का चिन्ह है तो हम उसको x अपॉन y लिखेंगे। तो इसी में क्या है, l r नोट है, ln rt है, तो दोनों अलग अलग है तो इनको साथ में लिखने के लिए ln r नोट अपॉन rt करेंगे, ln r नोट अपॉन rt याद है। तो r नोट की जगह तो r नोट ही रखना है और rt की जगह में r नोट बाई 2 रखना है। यहाँ से देख लो, r नोट की जगह तो r नोट ही आएगा और rt की जगह क्या आ जाएगा, r नोट बाई 2 लिख देता हूँ, और t की जगह क्या आ जाएगा, t हाफ, तो k
टी हाफ इक्वल टू एल एन आर नोट की जगह आर नोट और इसकी जगह आर नोट बाई। अब देखो एल एन है उसको log बेस 10 में बदलना है, तो एल एन एक्स इक्वल टू क्या होता है log बेस 10 और उसके आगे गुणा करना है 2.303 log बेस 10। अगर log बेस ई हो उसको 10 में बदलना है तो उसको 2.303 log बेस 10 करेंगे तब आएगा। तो इसका मान यहाँ पे रख लेते हैं, तो के टी हाफ इक्वल टू एल एन एक्स की जगह ये पूरा एक्स मान लेते हैं, तो एल एन इसकी जगह क्या लिखेंगे 2.303 log 10 बेस आर नोट अपॉन आर नोट बाई 2 ये आ गया। अब इसको आगे सरल करते हैं, तो के टी हाफ इक्वल टू 2.303 इसको सरल करेंगे तो आर नोट से आर नोट कैंसिल हो जाएगा, दो भाग में वो ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा log 10 बेस, ये दो भाग में था वो ऊपर चला गया। अब log 10 बेस 2 की वैल्यू क्या होती है 0.301, इसकी वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो यहाँ टी हाफ कर देता हूँ, के का पक्षांतरण इधर हो जाएगा 1/k 2.303 मल्टीप्लाई में log 10 बाई 2 की वैल्यू क्या आएगी 0.30, तो ये लिख देता हूँ मैं 0.3010। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टी हाफ इक्वल टू 1/k मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.693 आ जाएगा, जो कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित क्या अर्धायु काल है, सॉरी प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल है। अब देखो यहाँ पर टी हाफ है वो क्या आएगा वो आया 1/k आर नोट अपॉन 2 और यहाँ पे क्या आया 1/k 0.693, इसको ऐसे लिख सकते हैं टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के। इसमें देखो अर्धायु काल प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल अभिक्रिया की सांद्रता पर डिपेंड नहीं करता है और यहाँ पे शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल सांद्रता पर डिपेंड करता है और ये यहाँ पर सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। यह स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात करते हैं सक्रियण ऊर्जा मतलब की एक्टिवेशन एनर्जी की। एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है उसको समझने के लिए उसकी परिभाषा देखने के लिए हम पहले एक एग्जांपल लेते हैं, एक अभिक्रिया लेते हैं। अभिक्रिया ले लेते हैं H2 प्लस I2 इक्वल टू 2HI, ये अभिक्रिया ले लेते हैं। इसमें H2 और I2 क्या है, H2 और I2 है अभिकरण और 2HI क्या है उत्पाद। क्या सीधी अभिक्रिया अभिकारक से उत्पाद में चलेगी, क्या इसके बीच में कुछ हुआ, वो चीज देखने के लिए अब इस अभिक्रिया को हम खोल के देखते हैं। सीधी अभिक्रिया अभिकारक से उत्पाद में नहीं बदलती है, उसके बीच में मध्यवर्ती का निर्माण होता है, तो हम उसको इस अभिक्रिया को खोल के देखते हैं। तो खोलने के लिए देखो H2 है तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बंध है, I2 है तो I और I के बीच में बंध है और इससे क्या बनेगा एक मध्यवर्ती का निर्माण होगा। मध्यवर्ती क्या होगा कि जब हम अभिक्रिया को शुरू करेंगे या ताप देंगे जो भी है अभिक्रिया को स्टार्ट करेंगे तब हाइड्रोजन हाइड्रोजन और आयोडीन आयोडीन के बंध धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाएंगे। HH का बंध टूटेगा और II का बंध धीरे धीरे विकृतित होना शुरू हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा HH का बंध कमजोर पड़ेगा, II का बंध कमजोर पड़ेगा और इसी के साथ साथ HI का बंध बनना शुरू हो जाएगा। वो भी पूरे तरह बनेगा नहीं, ये भी बंध बनना शुरू होगा। HH का बंध पूरी तरह टूटेगा नहीं, टूटना शुरू होगा। II का बंध भी टूटना शुरू होगा और HI का बंध पूरी तरह बनेगा नहीं, HI का बंध धीरे धीरे बनना शुरू होगा, ये भी धीरे धीरे बनना शुरू होगा और ये अंत में क्या आ जाएगा HI का बंध बन जाएगा और ये HI का बंध बन जाएगा
और ये अभिक्रिया से उत्पाद का निर्माण हो जाएगा, तो ये अभिकारक हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगा, उत्पाद। और ये बीच में क्या बना है, मध्यवर्ती। तो देखो मध्यवर्ती बनने के लिए कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसी अभिक्रिया में मध्यवर्ती संकुल के बनने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उसी ऊर्जा को हम सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। अब इसको एक ग्राफ से देखते हैं, तो ग्राफ में बनाते हैं, पूरी तरीके से ग्राफ से समझेंगे। इधर ले लेते हैं ऊर्जा, इधर ले लेते हैं अभिक्रिया, अभिक्रिया निर्देशांक, जैसे कि मतलब अभिक्रिया इधर बढ़ेगी या स्लो होगी तो अभिक्रिया निर्देशांक, यहाँ पे भी ऊर्जा ले लेते हैं और यहाँ पे हो जाएगा अभिक्रिया निर्देशांक। मान लेते हैं यहाँ पे कोई बिंदु है, इधर एनर्जी, तो मतलब कि अभिकारक की ऊर्जा कोई ये है, यहाँ पर अभिकारक की ऊर्जा है और जब अभिकारक से उत्पाद बनेगी तो या तो हम कुछ ऊर्जा देंगे, तो मान लो धीरे धीरे बढ़ती बढ़ती एक पॉइंट आया, वहां पे जाके मध्यवर्ती का निर्माण हो गया। जब तक हमने अभिकारक को ऊर्जा दी तो बढ़ते बढ़ते यहाँ तक मान लो इतनी ऊर्जा देने पर क्या हो गया, मध्यवर्ती का निर्माण हो गया। मान लो ये यहाँ पे क्या हो गया, मध्यवर्ती का निर्माण। तो मध्यवर्ती का निर्माण होने के बाद में क्या बनने लग जाएगा, उत्पाद बनने लग जाएगा। और यहाँ पे मान लो ये उत्पाद की एनर्जी, ठीक है। और दूसरा ले लेते हैं पॉइंट हम, या अभिकारक की ऊर्जा ये है और कुछ ऊर्जा दी और मध्यवर्ती का निर्माण हो गया, और यहाँ पे कौन सी होगी, उत्पाद की एनर्जी। तो अब इन दोनों ग्राफ में अंतर क्या है, यहाँ आर अभिकारक है उसकी एनर्जी ज्यादा है पी उत्पाद की एनर्जी से, यहाँ अभिकारक की एनर्जी कम है उत्पाद की एनर्जी से। तो दोनों में फर्क क्या है, जो कि एक बीच में अंतर आएगा, ऊर्जा का अंतर को देखने के लिए देखते हैं। ये क्या हो जाएगा, डेल एच। डेल एच का मतलब ऊर्जा में अंतर। ऊर्जा में अंतर क्या है कि आर भी ज्यादा था, वो आर मतलब अभिकारक की ऊर्जा ज्यादा है उत्पाद से, तो यहाँ पे क्या हो गई, उष्मा से पी, क्योंकि अभिक्रिया में उष्मा का त्याग हुआ है और इधर अभिक्रिया में उष्मा का अवशोषण हो रहा, तो ये कौन सी हो जाएगी अभिक्रिया, उष्मा शोषी। जब उत्पाद की ऊर्जा कम होती है तो वह अभिक्रिया संपन्न होने के पश्चात अभिकारक उत्पाद के साथ साथ उष्मा का मतलब उष्मा सेठी कहलाती है और उष्मा भी लेती है साथ ही साथ। और इधर जो आर से पी बनता है तो यह उष्मा का अवशोषण करके यह अभिक्रिया संपन्न होती है। और यहाँ पर जो मध्यवर्ती का निर्माण करने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उसे सक्रियण ऊर्जा कहते हैं, जो कि यहाँ पे घाटी है, उस घाटी तक पहुंचाने के लिए जितनी ऊर्जा दी जाती है वो कहलाती है सक्रियण ऊर्जा, और उसे ई नोड से डिनोट करते हैं। तो ये हो गए दोनों ग्राफ। और ग्राफ को एक बार मैं वापस समझा देता हूँ, क्योंकि अभिकारक से हमने मध्यवर्ती बनाया, अभिकारक से मध्यवर्ती बनाने के लिए जो ऊर्जा की जरूरत होती है उसे सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। फिर उत्पाद बना, प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट बनते समय उसके साथ साथ उष्मा भी निकलती है, तो इसलिए उसमें उष्मा सेव्य अभिक्रिया कहते हैं। और इस टाइम प्रोडक्ट में मतलब अभिकारक से उत्पाद की ऊर्जा ज्यादा है, तो उत्पाद की ऊर्जा ज्यादा है तो ये अभिक्रिया के दौरान उष्मा का अवशोषण करती है, तो उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं आर्यनियस के सिद्धांत के अनुसार। आर्यनियस के सिद्धांत के अनुसार क्या है कि अभिक्रिया अभिकारकों के मध्य संघट को बोलते हैं टक्कर, मतलब अभिकारकों के मध्य जो टक्कर होती है तो टक्करों से क्या होती है, अभिक्रिया होती है। और अभिक्रिया एक मध्यवर्ती का निर्माण करती है।
जब अभिकारकों में टक्कर होती है तो एक मध्यवर्ती का निर्माण होता है, जो मध्यवर्ती कुछ ही समय के लिए बनता है और वो थोड़ी देर के बाद में उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। कि अभिकारक एक मध्यवर्ती का निर्माण करते हैं जो अल्प समय के लिए अस्तित्व में रहते हैं, मध्यवर्ती कुछ समय के लिए बने रहते हैं और उसके पश्चात उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। यह आरएनए का सिद्धांत है। और संकरीयण ऊर्जा की परिभाषा है मध्यवर्ती के निर्माण के लिए आवश्यक ऊर्जा संकरीयण ऊर्जा कहलाती है और उसे ई नोट से डिनोट करते हैं। एक संबंध है K बराबर A E एप्सिलॉन ई नोट अपॉन RT, ये है K और वेग स्थिरांक और संकरीयण ऊर्जा के बीच में संबंध। जहाँ K क्या है, वेग स्थिरांक है, A क्या है, संकरीयण ऊर्जा। A है आरएमएस स्थिरांक है, ई नोट क्या है, संकरीयण ऊर्जा। आर है गैस नियतांक, और T है तापमान। R की वैल्यू होती है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ये होती है गैस स्थिरांक का मान। ये समीकरण है जो कि संकरीयण ऊर्जा और वेग स्थिरांक के बीच में संबंध है। कल अगले वीडियो में इसके बारे में इसका डेरिवेशन देखेंगे और हम अगले क्लास में 10th क्लास के लिए भी विज्ञान लेके आ रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।